प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम का सेकंड पेपर अपना लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, बैंकिंग विधि एवं व्यवहार के इस चैप्टर के अंतर्गत आज इस पेपर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विनिमय साध्य विलेखों का अनादरण, डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। विनिमय साध्य विलेख वे विलेख होते हैं जो उनकी एक निश्चित देय तिथि पर उनका भुगतान किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि धारक को अच्छा अधिकार प्राप्त होता है। और विनिमय साध्य विलेखों में चेक है, ड्राफ्ट है, विनिमय बिल हैं, प्रतिज्ञा पत्र हैं, हुंडी है इत्यादि को हम सम्मिलित करते हैं। अब मीनिंग ऑफ डिसऑनर, अनादरण का क्या अर्थ है? अनादरण का अर्थ है कि जब किसी विलेख, विनिमय साध्य विलेख जैसे चेक है, विनिमय बिल हैं, इनका भुगतान नहीं किया जाता है, या विनिमय बिल की स्वीकृति नहीं दी जाती है, या विनिमय बिल को या चेक को बिना भुगतान के लौटा दिया जाता है, तो उसको हम उसका अनादरण कहते हैं, डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। यानी कि जब चेक का भुगतान बैंक मना कर दे, बिना भुगतान के ही चेक को लौटा दिया जाए, या जो विनिमय बिल है उसकी स्वीकृति नहीं दे, या विनिमय बिल का देय तिथि पर भुगतान नहीं किया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम उन विलेखों का अनादरण माना जाता है, या उसको हम अनादरण कहते हैं। अब चेक या जो प्रतिज्ञा पत्र हैं उनको तो भुगतान नहीं करने पर अनादरण होता है, और जो विनिमय बिल है उसको स्वीकृति, अगर देनदार स्वीकृति नहीं करता है तो भी उसका अनादरण माना जाता है, और यदि वो देय तिथि पर भुगतान नहीं करता है तो उसको भी अनादरण माना जाता है। अब विनिमय बिल की जो स्वीकृति, अस्वीकृति के कारण जो अनादरण होता है, वो उसकी परिस्थितियां इस प्रकार से हो सकती हैं। पहली है कि 48 घंटे के अंदर देनदार बिल को स्वीकृति नहीं दे, यानी कि आपने बिल लिखा है और बिल लेखक ने देनदार के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया, और देनदार 48 घंटे के अंदर उसको स्वीकृति प्रदान नहीं करे, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो अनादरण हो गया है। अधिक व्यक्तियों पर लिखे बिल को एक या कुछ व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करे, यह धारा 91 में है कि जब बिल के देनदार में अनुबंध करने की योग्यता नहीं हो, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो करने की उसमें योग्यता ही नहीं है, तो भी हम बिल को अनादर माना जाता है। यदि बिल किसी काल्पनिक व्यक्ति के नाम लिखा गया हो और उसका प्रस्तुत करना ही संभव नहीं हो, तो उसको भी हम अनादर मानते हैं। यानी कि जो विनिमय बिल है वो ऐसे व्यक्ति के नाम लिखा गया है कि जो वास्तव में उपलब्धि नहीं है, कोई काल्पनिक व्यक्ति के नाम बिल लिखा गया है, तो उसको भी स्वीकृति लिए प्रस्तुत करना संभव नहीं है। धारा 61 के अंतर्गत है कि खोज करने के पश्चात भी यदि देनदार नहीं मिले, यानी कि पर्याप्त खोजबीन की और देनदार नहीं मिलता है, तो भी उसको अनादरण मान लिया जाता है। यदि देनदार बिल पर अस्वीकृत शब्द लिखकर लौटा दे, विनिमय बिल देनदार के समक्ष प्रस्तुत किया और देनदार ने उसके ऊपर अस्वीकृत शब्द लिखकर हस्ताक्षर कर दिए, लौटा दिया, तो उसको भी विनिमय बिल का अनादरण माना जाता है। देनदार मान लीजिए दिवालिया हो गया हो, या देनदार की मृत्यु हो गई हो, डेथ हो गई हो उसकी, तो ऐसी परिस्थिति में भी विनिमय बिल अनादरित ही माना जाता है। यह देनदार ने विनिमय बिल की स्वीकृति जो है वो सशर्त दी हो, यानी कि कंडीशनल यदि एक्सेप्टेंस दी है, तो उसको भी जो धारक है या जो लेखक है उसको अनादर मान सकता है। तो यहाँ पर हम अब देखेंगे कि भुगतान न करने के कारण अनादरण, धारा 92 के अनुसार है कि बिल या प्रतिज्ञा पत्र या चेक का भुगतान न करने के कारण अनादरण तब होता है जब इन लेख पत्रों, यानी कि जो चेक है या विनिमय बिल है, प्रतिज्ञा पत्र है, धारक के द्वारा देय तिथि पर प्रस्तुत करने पर भुगतान या भुगतान की मांग करने पर उसका भुगतान करने से मना कर दे, भुगतान करने में त्रुटि करे, तो उसको हम भुगतान नहीं करने के कारण अनादरण माना जाता है। अब आवश्यकता, ये जो अनादरण है की सूचना जो है वो किस प्रकार से दी जाए, किसको दी जाए, कब दी जाए, कौन देगा, ये सारी बातें अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे। कि नोटिस ऑफ डिसऑनर, अनादरण की सूचना, धारा 93 के अनुसार लेख पत्र के अनादरण होने पर सभी पूर्व पक्षों की सूचना देना आवश्यक है, अन्यथा सभी जो पूर्व पक्ष हैं वो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही विनिमय बिल या विलेख अनादरण होता है, तो उसकी सूचना जो धारक है उसके जो पूर्व पक्षी पक्षकार हैं उन सबको उसकी देना
सूचना देना आवश्यक है, नहीं तो वो सारे के जो व्यक्ति हैं वो क्या हो जाएंगे, अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। अब सूचना, लिखित सूचना दी जानी चाहिए और सूचना जो प्राप्ति की है वो रजिस्टर्ड डाक से भेजें, प्रमाण एडी जिसको कह सकते हैं अपन, जिससे कि सूचना प्राप्ति की सूचना आपको प्राप्त हो जाए। यानी कि सूचना लिखित में ही दी जानी चाहिए, मौखिक सूचना मान्य नहीं है। और सूचना पत्र में बिल से संबंधित सभी जानकारियां देनी चाहिए। सूचना देने का स्थान, धारा 96 अनुसार क्या है कि जो सूचना है वो उसके व्यापारिक स्थान पर दी जा सकती है, उसके निवास स्थान पर दी जा सकती है, या कोई विशेष स्थान है तो वहाँ पर दी जा सकती है, या यदि वो नहीं मिलता है तो सूचना को उसके निवास स्थान या कार्यालय में सूचना छोड़ दी जाती है। सूचना देने का समय, सूचना देने का समय उचित समय होना चाहिए। जैसे यदि मान ली उसी शहर में है तो सेम डे आप सूचना भिजवा दें, अगर पास वाले शहर में तो एक दिन के बाद जो डाक में है वो सूचना डाल देनी चाहिए। तो इस प्रकार से यदि विदेशों में है तो विदेशों में जो नियम चलता है उसके हिसाब से सूचना भेज देनी चाहिए। सूचना कौन दे, सूचना देने धारक जो है वो सूचना देगा, या उसके जो पूर्व धारक हैं उनके द्वारा सूचना दी जाएगी, जो दायी पक्ष द्वारा सूचना दी जा सकती है, या अभिकर्ता द्वारा सूचना दी जाएगी। यानी कि जो भी उत्तरदायी व्यक्ति हैं वो पूर्व जो धारक हैं या पूर्ववर्ती जो पक्ष हैं उनको सूचना दी जाएगी। सूचना किसे दी जाए, पूर्व धारक हैं या पहचान करता है, या उसका जो अधिकृत एजेंट है, उन व्यक्तियों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। तो अब ये जो अब देखते हैं अपन, ये सूचना जो दी जाती हैं वो सूचना देना कब आवश्यक नहीं है। सूचना धारा 90 के अनुसार कुछ वो परिस्थितियां हैं जिनके अंतर्गत सूचना देना आवश्यक नहीं है। जैसे अधिकार का परित्याग कर दिया हो, या लेखक द्वारा भुगतान रोकने पर यदि लेखक ने खुद ही भुगतान रोक दिया हो, तब ऐसी स्थिति में सूचना देना